वो लोग कराची आ चुके थे। जिंदगी एक बार फिर अपनी डगर पर चल पड़ी थी। वो अपने ऑफिस के काम में बुरी तरह मसरूफ हो गया। उसका छोटा भाई जाबिर भी अपनी बोर्डिंग से छुट्टियों पर आया हुआ था घर। 16 साला जाबिर किचन की स्लीप पर बैठकर मुस्तफसर हुआ। तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बना रही हूँ, जाना ने उसे तकते मोहब्बत से कहा। जाबिर ने निगाहें तिरछी करके पास खड़ी जरताशा को देखा जो गुमसुम सी खड़ी थी। वाओ, जाबिर ने चहक कर कहा। जाना उसे देखकर मुस्कुराई थी, पर जरताशा वैसे ही गुमसुम खड़ी थी। ताशा, व्हाट हैपेंड विद यू? जाबिर ने आईब्रो उचकाकर उसे पूछा। नथिंग, उसने उसे देखकर संजीदगी से कहा। चलो लेट्स प्ले। उसने स्लीप से उतरकर उसकी कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ा। जाबिर, मुझे नहीं खेलना, उसने सुस्ती से कहते अपनी कलाई उसके हाथ से आज़ाद करवाई। प्लीज़ चलो, मज़ा आएगा। हुरिया और जवेरिया को भी साथ ले चलते हैं बाहर गार्डन में, मिलकर खेलेंगे। उसने दोबारा उसकी कलाई थामी और उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए बाहर गार्डन में लाया। प्लीज़ जाबिर, मुझे नहीं खेलना, वो बेबसी से गोया हुई। क्यों नहीं खेलना बेबी? उसने उसे तकते नरमी से पूछा। 11 साला जरताशा की आंखों में आंसू भर आए। जाबिर जो खुद उस वक्त 16 साल का था, खुद को उसका बड़ा बना बैठा। डोंट क्राई, ओके, मुझे पता है तुम क्यों रो रही हो। उसने उसके गाल पर मोहब्बत से हाथ रख कर कहा। तुम्हें पता है? जरताशा ने मासूमियत से पूछा। हाँ, मुझे पता है ना, उसने उसे मोहब्बत से साथ लगाते कहा। जाबिर, फिर बताओ ना, मैं क्या करूं? उसने आंखों की नमी को धकेलते हुए पूछा। देखो, मुझे पता है तुम्हें खाला जान की बहुत याद आती है, तुम्हें रात को उनके बगैर बहुत डर भी लगता है, पर तुम्हें पता है ये डर तो वक्ती है। वो उसे अपने साथ घास पर बिठाता बोला। जाबिर के सफ़ेद हाथ में अपना सांवला हाथ देखकर वो यकदम नजरें उठाकर हैरत से जाबिर का चेहरा देखने लगी। कुछ देर उसे तकते तकते वो खिलखिलाई। क्या? जाबिर ने भवें उचकाकर पूछा कि इसमें इतना खिलखिलाने वाली क्या बात है? जाबिर, तुम कितने प्यारे हो ना, वो अपने दोनों हाथों की हथेलियां ठोड़ी के नीचे रखते मासूमियत से बोली। अरे तुम तो खुद भी इतनी प्यारी हो, वो हंसते हुए देखकर नरमी से बोला। कहाँ से? मैं कहाँ प्यारी हूँ, मैं तो काली हूँ, वो अपने सांवले रंग को देखती हंसते हुए बोली। ना, कहाँ से तुम काली हो? तुम तो सांवली हो और बहुत प्यारी हो, उसे देखते हुए बोला। अच्छा, पर मेरे स्कूल में तो सब मुझे काली कहा करते थे, उसने कह कहा लगा कर बताया। ओह, तो तुम उन्हें कुछ नहीं कहती थी? उसने हैरत से पूछा। नहीं नहीं, अम्मा कहती थी कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। वो जोश से बोलती अपनी माँ के जिक्र पर रुकी, फिर धीरे से बात मुकम्मल करते रोने लगी थी। प्लीज़ ताशा, तुम रो तो मत, मुझे रोते हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जाबिर ने अपने हाथों से छोटी सी जरताशा के आंसू पोंछे थे। तुम्हें नहीं पसंद? उसने हैरत से देखा। बिल्कुल नहीं, उसने संजीदगी से कहा। चलो ताशा, मैं जवेरिया और हुरिया को लाता हूँ, फिर चलते हैं, उसने हंसते हुए कहा। कहाँ चलते हैं? उसने हंसकर पूछा। सामने वाले पार्क में खेलने, उसने मुस्कुरा कर कहा। क्या खेलने? नहीं, मेरा मन नहीं है, उसने खफकी से कहा। क्यों मन नहीं? चलो उठो, मैं उन दोनों चुड़ैलों को भी बुला कर लाता हूँ। जाबिर ने उसे ज़बरदस्ती उठाया और फिर कुछ ही देर बाद वो लोग सामने पार्क में खेल रहे थे। जवेरिया और हुरिया की चहचहाटें, जाबिर और फलक के छोटे कहकहे इर्द गिर्द माहौल में गूंज रहे थे। वक्त रफ्ता रफ्ता बीतता रहा और जाबिर का मैट्रिक कंप्लीट हुआ, बोर्डिंग से वापस आ गया था। वो एक इंतहाई ज़हीन, शरारती और हसास बच्चा था। वो जब पैदा हुआ तो गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि जहांदाद 20 साल का था जब जाबिर पैदा हुआ। एक तरफ जैसे जाबिर के माँ बाप के लिए ये शर्म की बात थी कि एक जवान औलाद के होते उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। सबको लगा शायद जहांदाद भी इस बात पर शर्म महसूस करेगा, पर वो तो अपने छोटे भाई को देखकर निहाल हो रहा था। और जब उसने अपनी माँ के अल्फाज जाबिर के लिए सुने तो उसका रंजो गम से बुरा हाल हुआ। उसकी माँ जहांदाद से माफ़ी मांग रही थी कि बाहर लोग इस बात पर उनकी जवान औलाद का मजाक बनाएंगे, पर जहांदाद के अल्फाज सुनकर उनकी माँ के दिल में सुकून उतरा था। अरे ये कैसी बात कर दी आपने, ये मेरा भाई है, कोई इस बात पर मेरा मजाक क्यों उड़ाएगा? और जो उड़ाएगा वो खुद पर हंसे, मुझ पर या मेरे भाई पर हंसने की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुस्काया था। नाम तो रख लो इसका, उसकी माँ मोहब्बत से देखकर उसे बोली। जाबिर इसका नाम है, जाबिर खानज़ादा, प्यारा है ना? उसने अपने भाई के गालों पर मोहब्बत से बोसा देकर पूछा। बहुत प्यारा, बिल्कुल मेरे जहांदाद जैसा, उसकी माँ ने अपना हाथ शफकत से उसके गालों पर फेरा। अरे तुम ना दुनिया की सबसे प्यारी औरत हो, वो अपनी माँ के हाथ थामते लब अपनी माँ की हथेलियों पर रखता अकीदत से बोला। चल पागल, आज तू मुझे कह रहा है कि तुम दुनिया की सबसे प्यारी औरत हो, कल अपनी बीवी को कहेगा। वो हंसी थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, उसने मुस्कुरा कर कहा।
अरे ऐसे नहीं बोलते, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारी खाला से कहकर जाना का और तुम्हारा निकाह करा दूँ। उन्होंने शफकत से कहा। ना अम्मा, अभी नहीं। उसने संजीदगी से कहा। ऐसे कैसे अभी नहीं? उन्होंने खफगी से तका। नहीं, अभी जाना छोटी है। जहांदाद ने उज़र तराशा। अरे कहाँ छोटी है, पूरी 13 बरस की है। उन्होंने हंसते हुए कहा। अभी वो छोटी है। उसने उनको तकते अफसोस से कहा। पर हमारे इलाके में तो इसी उम्र में शादियां होती हैं। उन्होंने उसकी मालूमात में इजाफा करना चाहा। पर मैं किसी और को पसंद करता हूँ, उसने हिम्मत मुश्तमे करते कहा। कैस किसे? उन्होंने जर्द रंगत लिए दुख से पूछा। बख्तावर को, उसने अपनी माँ के हाथ को थामते हुए कहा। वो जो तुम्हारे दादा जान के दोस्त की पोती है, जो अभी 1 साल पहले अमेरिका से पाकिस्तान आई है। उन्होंने कुछ याद करते फीके से लहजे में कहा। जी वही। उसने उनके चेहरे को बगौर तकते कहा। बेटा, उनके गांव से तुम्हारी खाला भी तो है। वो बता रही थी कि वो लड़की अच्छी नहीं, देर रात को नामहरम मर्दों के साथ आ रही होती है। गांव के लोगों ने उस पर बहुत शोर भी मचाया है। उसने अपने बेटे को बाज रखना चाहा। अम्मा, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वैसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि और जैसा आप सोच रही हैं वैसी तो बिल्कुल भी नहीं, उसने बुरा मनाते कहा। मैंने कब कहा कि वो ऐसी वैसी लड़की है? पर क्या कोई अच्छी लड़की रात देर तक किसी नामहरम के साथ घर वापस लौटती है? और वो भी लोगों की बात के नशे में धूत आती है? उन्होंने रसान से कहा। अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं, बस वो थोड़ी मॉडर्न है। उसने उज़र तराशा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जब तुम जानते बूझते हुए खुद को उस आग में फेंक रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? पर जाना मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने बात खत्म करते हुए कहा। वो भी बिना कुछ कहे अपने छोटे भाई को प्यार करता कमरे से चला गया। वो अभी जीनों पर ही था कि यकदम उसके सामने उसके कंधे तक आती लड़की, जो पागलों की तरह लुढ़क लुढ़क कर चल रही थी, उससे टकराते टकराते बची। उसने बगौर उसे देखा तो वो जाना थी। भले ही वो 13 साल की थी, पर उसने कद ऐसा निकाला था कि कुछ दिनों में वो जहांदाद के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो पाती। जहांदाद लाला, मुबारक हो, आपका छोटा सा भाई हुआ है ना? उसने चहक कर कहा। जाबिर की नज़रें उसकी हसीन आंखों पर पड़ी और फिर उसके तमाम हुलिये पर। लंबी काली कमीज, खुला पाजामा, सर पर सफ़ेद पिशावरी शॉल जिसे उसने अपने गिर्द लपेटा हुआ था, गुलाबी लब, सुर्ख व सफ़ेद रंगत, घनी खमदार पलकें। वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी, पर जहांदाद को उससे कोई उनसियत ना थी। उसे बख्तावर पसंद थी और उसे उससे ही शादी करनी थी। वो खैर मुबारक कहता उसके पास से गुजर कर चला गया। वो भी उसके सामने से हटते ही पागलों की तरह खुशी से ऊपर की तरफ भागी थी। और फिर जहांदाद की बहुत ज़्यादा जिद के आगे हार कर आज जहांदाद की मंगनी थी बख्तावर से। सब बहुत खुश थे। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बख्तावर टी पिंक कलर का लहंगा पहने, कंधे पर दुपट्टा डाले, गांव की रिवायत से हटकर दुल्हन बनी बैठी थी। सब लोग हैरत ज़दा थे कि जहांदाद खानज़ादा को क्या इस लड़की के लक्षण मालूम नहीं थे, जो वो उसे अपनी इज्जत बना बैठा था। हर कोई अपनी जगह गोंग था, पर जहांदाद खानज़ादा बेइंतहा खुश था। उसे तो उसकी मनपसंद औरत मिल रही थी। उसे ज़िंदगी से मज़ीद क्या चाहिए था? आखिरकार मंगनी बखैर अंजाम पाई। मेहमान अपने घरों को रवाना हो गए। जहांदाद जाबिर को गोद में लिए बैठा था, उसके गाल पर प्यार कर रहा था कि अपनी माँ की आवाज़ पर सर उठाया। जहांदाद, तुमने मंगनी तो कर ली, पर वो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं। तुम जाना को देखो, कितनी अच्छी है। कहाँ वो बख्तावर और कहाँ जाना, उन्होंने अफसोस से कहा। जहांदाद को चिढ़ सी महसूस हुई जाना के जिक्र पर, क्योंकि वो अब तंग आ गया था बार बार जाना और बख्तावर का मवाजना सुनकर। उसे जाना से सख्त कोफ्त हुई, पर वो खामोश रहा और कुछ ना कहा। अम्मा, मैं चलता हूँ सोने। वो जाबिर को अपनी माँ की गोद में डालता उठकर चला गया था, पर यह सिलसिला बढ़ता गया। जाना का और बख्तावर का मवाजना हमेशा ही होता रहा। जाना मज़ीद बड़ी हुई, मज़ीद सुघड़ हुई और मवाजना भी बढ़ता गया। जहांदाद को नफ़रत सी होने लगी जाना से, और रफ्ता रफ्ता वो नफ़रत इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि जहांदाद से जाना के वजूद तक का बर्दाश्त होना मुमकिन ना रहा। और फिर एक वो दिन भी आया जब बख्तावर ने कहा कि वो इस मंगनी को मज़ीद नहीं घसीट सकती। वो इस मंगनी को तोड़कर वापस अमरीका जाना चाहती है। उसने अपने 5 साल की मंगनी को एक झटके में तोड़ दिया। खैर, मंगनी की क्या हैसियत थी, वो तो इतने सालों की मोहब्बत भुलाए जहांदाद खानज़ादा का दिल तोड़कर जा रही थी। और फिर बख्तावर चली गई। जहांदाद बिखर कर रह गया, पर उसकी माँ ने अब उसकी मज़ीद कोई ना सुनी और उसकी शादी जाना से करा दी। जाना, जिसकी उम्र 18 साल थी, वो पहले से ज़्यादा हसीन हो गई थी और वो किसी नौखेज़ कली की मानित खिल गई थी।
दोनों की शादी हुई। जहांदाद ने उससे काफ़ी अरसा बेगानगी बरती, पर एक रात जब वो थका हारा घर आया और बिस्तर पर गिरने के से अंदाज में लेटा कि यकदम अपने बराबर पड़े वजूद को अपनी ज़रूरत पूरी करने की गर्ज से जगा गया। जाना ने उसे रोकना चाहा पर वो ना रुका, और फिर अगली सुबह वो उस पर बेइंतहा चीखा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जाहिल बन गया। उसने जाना को सारी जिंदगी ताने तशने मारे, उसने उस पर हाथ तक उठाने से दरेग ना किया, और फिर जैसे ये तो सब जिंदगी का हिस्सा ही बन गया। जब जब जहांदाद जाना के करीब जाता, अपनी सारी रात उसके वजूद से खेलते बिताता। उसके अगले रोज़ वो चीखता चिल्लाता और उसे कसूरवार ठहराता कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और जाना खामोशी से उसकी हर बात सहती। और फिर एक दिन हुरिया और जवेरिया पैदा हुई। इन नन्ही सी मासूम परियों को देखकर वो इंतहा की नफ़रत तो जाना के लिए ख़त्म हो गई, पर उसके अंदाज से, उसके लहजे से उसके लिए बेजारी ख़त्म ना हुई। और वही बेजारी वक्त के साथ लोगों के सामने तो उसने निकालना बंद कर दी, पर तन्हाई में उसका बेजारियत भरा अंदाज जाना का दिल तोड़ जाता था। वक्त गुजरता गया। जाबिर और जरताशा साथ खेलते खेलते जवान हो गए। जरताशा की उम्र 21 साल थी जब उसके लिए रिश्ते देखने का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर कभी वो लोग ताशा को रिजेक्ट करके चले जाते और कभी जाबिर लोगों को रिजेक्ट कर देता, ये कहकर कि ये लोग ताशा के स्टैंडर्ड के ना थे। एक शाम ताशा को देखने कुछ लोग आए थे। जाबिर उनके सामने टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा। जहांदाद ने उसे घूर कर देखा, पर बिना कोई असर लिए वो अकड़ कर बैठा रहा। जी, आप अपनी बच्ची को बुला लें। लड़के की माँ ने सलीके से मुस्कुरा कर कहा। जी, अभी आ जाती है, जहांदाद ने मुस्कुरा कर कहा, और जाना को इशारा किया कि वो ताशा को ले आए। थोड़ी देर बाद ताशा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जाना के साथ ही। सर पर सलीके से आसमानी आंचल डाले वो धीरे से सलाम करती, जाबिर के इशारे पर उसके बराबर नाचार आ बैठी। नहीं तो वो यहीं कोई और तमाशा लगा देता। जाबिर और ताशा भाई बहन है क्या? लड़के की माँ ने बमुश्किल मुस्कुरा कर पूछा। नहीं। इससे पहले कि कोई और जवाब देता, जाबिर शान से कहता, लड़के वालों के माथे पर 12 बजा गया। बेटा, क्या क्या कर लेती हो? लड़के की माँ ने जाबिर को नज़रअंदाज करके ताशा से मुस्कुरा कर पूछा। बहू चाहिए या नौकरानी? ताशा से पहले जाबिर सर्द लहजे में गोया हुआ। जाबिर, ताशा खुद जवाब दे देगी, आप चुप रहें। जहांदाद ने जाबिर को झड़का था। जाबिर ने मुंह बनाया। जी, मैं कुकिंग कर लेती हूँ, पेंटिंग भी बहुत अच्छी आती है, उसने धीमे से लहजे में कहा। बस महज यही आता है? हमारा बेटा तो माशाल्लाह से डॉक्टर है। हम तो अपने बेटे के स्टैंडर्ड की लड़की ही ढूंढेंगे। वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? उन्होंने तंजिया लहजे में कहते सवाल दागा। बीए किया है अभी, उसने हिम्मत मुश्तमे करके कहा। बस बीए? उन आंटी ने कदरे हकारत से कहा, और जाबिर की बस यहीं तमाम हो गई थी। ओए चल रख समोसा, उठो निकलो यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हो। जाबिर खड़े होते हुए भड़क कर बोला। लड़के वाले यकदम घबरा कर खड़े हुए थे। ये क्या बदतमीजी है? लड़के की माँ ने मुतगय्यर सूरत लिए कहा। ये बदतमीजी नहीं, जाबिर खानजादा की तमीज़ है। लेकर निकलो अपने इस डॉक्टर बेटे को अभी के अभी। हमारे ख़ानदान में डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। टके टके जैसे लोग नहीं, और बातें देखो कैसी करते हो। वो तनफ़ुर से कहता उन्हें जाने पर मजबूर कर गया था। जाते जाते वो लोग भी खूब बदतमीज़ी करके गए थे। जाबिर, ये क्या हरकत थी? जहांदाद ने जाबिर को गिरेबान से पकड़ कर झिंझोड़ा। भाई, वो लोग बदतमीज़ थे, उसने गुस्से से कहा, और तुम बदतमीज़ी नहीं कर रहे थे? जहांदाद ने एक झटके से उसका गिरेबान छोड़ा। नहीं, मैंने महज वही कहा जो दुरुस्त था, उसने सुर्ख चेहरा लिए अंगारा होते लहजे में कहा। तुम पिट जाओगे मुझसे। जहांदाद उस पर गरजा, और नम आंखें लिए बैठी ताशा के बराबर में बैठा था। उसके सर पर हाथ रखते उसका सर अपने सीने से लगा गया था। रो मत गुड़िया, सब ठीक हो जाएगा, जहांदाद ने उसे दिलासा दिया। भाई, कुछ ठीक नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी में कभी भी, उसने सिसक कर कहा। ऐसे तो ना कहो तुम। जाबिर उसकी बात सुनकर फिर से गरजा था। ऐसे ना कहूँ तो क्या कहूँ? वो ऐसे ही चीखी थी उस पर। मरी क्यों जा रही हो? आ जाएगा कोई अच्छा रिश्ता। वो उसके चीखने पर तंज के तीर मारने से खुद को नहीं रोक पाया था। तुम चुप रहो, वो रोते हुए उसे चुप कहने का कहती एक बार फिर शिद्दत से सिसक उठी थी। ताशा, बच्चे बिल्कुल खामोश हो जाओ, अल्लाह सब बेहतर करेगा, रोना नहीं अब मजीद। वो शफकत से उसके माथे पर बोसा देते गोया हुआ।
भाई ये सब बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं करनी शादी, वो सिसक कर कहती। जाबिर खान के दिल पर छुरियां चला गई थी। वो बेचैन सा उसे तकता रह गया। उसने गहरा सांस खारिज करते दोबारा अपनी नशिस्त संभाली। भाभी, अब ना किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ताशा को देखने के लिए न जाने कैसे घटिया किस्म के लोग मुंह उठाए चले आते हैं, जो कम अज़ कम ताशा के स्टैंडर्ड के बिल्कुल नहीं लगते। वो जरताशा की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर कहर आलूद लहजे में गोया हुआ, जाबिर खान, मैं तुम्हें दोबारा कहूँगा, मुंह बंद रखो अपना। जहांदाद को अब सही का ताव आया था जाबिर पर। क्यों रखूँ मैं अपना मुंह बंद? ताशा की हालत नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? हर हफ्ते कोई ना कोई नमूना आ रहा होता है। वो गरजा था। जहांदाद ने गहरी नजरों से उसे तका। तुम तो खामोश ही रहो जाबिर। कुछ को चलो मैं पसंद नहीं आती, पर जिनको पसंद आ जाती हूँ उनकी बेइज्जती करके तुम निकाल बाहर करते हो। वो सुर्ख होती नाक को रगड़ते हुए रूंधे हुए लहजे में बोली थी। रो तो मत यार, उसने आजिज आकर कहा। क्यों ना रो, मेरी मर्जी, रोऊंगी मैं, वो जिद्दी लहजे में गरजी। ताशा चुप, बिल्कुल चुप। जाना ने ताशा को अपने सीने से लगाते चुप रहने को कहा। मैं तंग आ चुकी हूँ आपी, मजीद मैं अपनी ज़ात की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़की हूँ तो क्या हुआ, क्या इंसान नहीं हूँ? हमारे जज्बात नहीं हैं? ताशा अपनी बात के इख्तिताम पर फूट फूट कर रो पड़ी। ना मेरा बच्चा, ऐसे नहीं कहते। जाना ने उसे सीने में भींच कर कहा। जाना, तुम लेकर जाओ ताशा को अंदर कमरे में। जहांदाद ने संजीदगी से कहा। जी मैं लेकर जाती हूँ। वो जाना को साथ लिए कमरे में चली गई। जाबिर, इंसान बन जाओ, समझे तुम? ये आखिरी वार्निंग है मेरी तुम्हें, उसने गरजते लहजे में कहा। सॉरी भाई, मैं वापस जा रहा हूँ पेशावर, ज़रूरी काम है मुझे, और कोई दूसरा आया ना तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, वो संजीदगी से कहता उठा। जहांदाद ने अफसोस से अपने भाई को तका था। ऊंचा कद, तवाना वजूद, नशीली कांच सी आंखें, सुतवा नाक और उनाबी लब, पर अकल का आज भी कच्चा था। कुछ ज्यादा ही तुम मसरूफ नहीं हो गए? बिजनेस कैसा जा रहा है? उसने सरदार भरकर पूछा। जाहिर सी बात है ब्रो, इतने साल हमारी कंपनी दूसरों के रहमो करम पर रही है, तो अब इसको दोबारा तो इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा ना। अभी कुछ नहीं कह सकता कि कैसा जा रहा है, वो संजीदगी से कहता निकल गया था। और जहांदाद उसकी पुश्त को तकता गहरी सोच में गर्क हो चुका था। वो कल रात ही पेशावर पहुंच चुका था बाय एयर, और अब सुबह के 10 बज रहे थे। ऑफिस जाने को वो खासा लेट हो चुका था, पर फिर भी उसकी गाड़ी फलक के घर की तरफ रवां थी। हाँ, फलक, वो लड़की जो उसे आज से 4 साल पहले एक दारुल अमान में मिली थी, और जिस कंडीशन में मिली थी, जाबिर खान आज भी वो दिन और उसकी हालत भुला नहीं सकता था। जाबिर खान को उसके किसी दोस्त ने कहा था कि चलो किसी दारुल अमान में डोनेशन देते हैं, जिससे यतीम बच्चियों और बच्चों का भला हो सके। वो लोग पेशावर के एक दारुल अमान में गए थे और वहाँ तकरीबन 1 साल तक डोनेशन करते रहे। वो खासी बड़ी रकम डोनेट करते थे हर माह। एक दिन वो ऐसे ही दारुल अमान में मौजूद छोटे बच्चों से मिलने गया था कि एक लड़की भागती हुई आई और बुरी तरह से उससे टकराई थी। उसने निगाह उठाकर देखा तो लंबे स्याह बाल कमर पे उलझे बिखरे पड़े थे, चेहरा जगह जगह से सूजा हुआ था, दुपट्टा जमी बोस होने को था कि जाबिर ने उसका दुपट्टा थाम कर उसके कंधे और सर पर डाला। वो लड़की सिसकती हुई खौफजदा सी उससे दूर हुई। जाबिर ने गौर से उसके लिबास को तका जो जगह जगह से फटा था, जैसे किसी ने उसका लिबास नोचा हो। ये इस तरह की हालत में क्यों है? क्या हुआ है इसे? उसने हैरत से वहां मौजूद लोगों से पूछा जो उसके पीछे भागते उसे पकड़ने आए थे। साहब पागल है ये, एक लड़की ने झटका। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, उसने शिद्दत से नफी की। साहब ये ऐसा ही बोलती है हर वक्त, पर ये पागल है, दूसरी लड़की भी बेबसी से बोली। मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग बहुत बुरे हैं, उसने सिसकते हुए कहा। क्या किया है तुम लोगों ने इसके साथ? उसने आंखें छोटी करके बाकी लड़कियों को रोबदार लहजे में पूछा। साहब कसम ले लो, हमने कुछ नहीं किया इसके साथ। जो सितम ये सहती है वो तो हम भी सहते हैं, बस फ़र्क ये है कि हम खामोशी से सह लेते हैं और ये एहतजाज करके सहती है। दूसरी लड़की की नम सी आवाज़ पर उसने हैरत से उसे देखा। जो मैं समझ रहा हूँ तुम वही कह रही हो या मुझे गलत फहमी हो रही है? उसने उस सिसकती लड़की को हमदर्दी से तकते कहा। साहब जो आप समझे हैं वही हकीकत है, उसने डरते हुए कहा। क्या ये सच है? जाबिर ने सामने खड़ी लड़की से पूछा जो बिखरी बिखरी सी सिसक रही थी। हाँ सच है साहब,
اسے تم یہاں سے نکال لو۔ اس کے احتجاج کی وجہ سے اس کو روز 4 سے 5 مردوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس لڑکی نے نگاہیں جھکا کر کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کی حیرت تھی کہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صاحب آپ لے جائیں یہاں سے اسے، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ جابر نے طرز بھری نگاہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی جس کا پور زخمی تھا۔ چلو۔ اس نے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ جب دروازے پر کھڑے واچ مین نے اسے روکنا چاہا، پیچھے ہٹو، جابر خان نے اسے آنکھیں دکھا کر پیچھے کرنا چاہا۔ پر صاحب، چوکیدار نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو۔ وہ گرجا تھا۔ چوکیدار یکدم دروازے سے ہٹ گیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر لا کر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور اسے ساتھ لیے بہت دور نکل آیا اور پھر ایک سائڈ پر گاڑی روکی تو لڑکی یکدم سہم گئی۔ اس نے خوف سے جابر کو دیکھا۔ جابر اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے دوست کو کال ملائی اور اس سے اس کے فلیٹ میں رہنے کی 1 ہفتے تک کی اجازت مانگی، جو اس نے بخوشی دے دی۔ وہ اسے بتایا کہ فلیٹ کی چابیاں اسے پڑوس والے فلیٹ سے مل جائیں گی، وہ ان کو کال کر دے گا۔ جابر نے کال کاٹ کر اب گاڑی کا رخ اپنے دوست کے فلیٹ کی طرف کیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی پارکنگ ایریا میں پارک کرتا گاڑی سے نکلا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کو کہا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ خوف اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہا تھا۔ جابر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ یکدم جابر کے چہرے پر جھپٹی اور اس کے چہرے پر اپنے ناخنوں کے نشان گاڑ دیے۔ جابر نے کراہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ اسے اس تکلیف میں دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگی تھی کہ یکدم جابر نے ہوش سنبھالتے اس کی کلائی تھامی اور اسے زبردستی گھسیٹتے اوپر لے گیا۔ پڑوس والے گھر کی بیل بجائی۔ ایک آنٹی نکلی اور اسے چابی تھمائی، پر اس کی پشت پر کھڑی لڑکی اور اس کی حالت دیکھ کر ایک دم آنٹی نے اسے عجیب سی نظروں سے تکا، پر وہ بنا پرواہ کیے آگے بڑھا، دروازہ کھولا، اسے بھی ساتھ لے کر اندر گھسا۔ ابھی وہ دروازہ بند کر کے پلٹا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط واز تھا جو شاید وہ اس کے سر پر مارنا چاہتی تھی۔ دیکھو، اسے سائڈ پر رکھو، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھ سے واز لینا چاہا جو اس نے تیزی سے گھما کر اس کے سر پر مارا۔ جابر کے ماتھے سے خون بہنے لگا اور وہ خوف زدہ سی واز پھینکتی پیچھے ہوئی۔ واز زمیں بوس ہوتا ماحول میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ جابر نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اسے افسوس سے تکا۔ وہ خوف زدہ سی نظروں سے اس کے ماتھے سے بہتا خون دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ جابر کو ترس آیا تھا۔ جابر نے اسے تکتے زمین سے نرمی سے بہترین الفاظ کا چناؤ کرتے اس سے کلام کیا۔ سنو، دیکھو، گھبراؤ مت، میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں نا۔ اس نے بچوں کی طرح اسے پچکارا۔ نہیں، تم گندے ہو، تم وہی سب کرو گے جو ان گندے لوگوں نے کیا۔ وہ سسکتی پیچھے بھاگنا چاہتی تھی، پر اپنی پشت پر بالکنی کا گلاس ڈور دیکھ کر وہ رکی تھی۔ خوف سے باہر دیکھا تھا اور پھر جابر کو تکا جو دھیرے دھیرے اس کے پاس آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے یکدم بالکنی کا گلاس ڈور دھکیلا اور بھاگتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ نیچے کود کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی، جابر خان نے سرعت سے اس کے بازو سے تھام کر اسے اندر کھینچا۔ وہ جابر کو نوچتی اس سے دور ہونے کی کوشش میں تھی کہ جابر نے ایک جھٹکے سے لاؤنج میں کھینچ کر اسے صوفے پر پھینکا اور بالکنی کا ڈور لاک کیا۔ دیکھو، سنو، میں تمہاری اور ان سب لڑکیوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جابر نے سر پہ اپنا رومال رکھتے تکلیف سے لب بھینچتے کہا۔ نہیں، جھوٹے ہو تم بھی وہی کرو گے نا جو ان سب نے کیا؟ اس نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں ویسا کچھ نہیں کروں گا، یقین کرو میرا۔ جابر نے اسے تکتے ایک آس سے خود پر یقین کرنے کو کہا۔ دیکھو، میں تم پر یقین کر رہی ہوں، میرا یقین مت توڑنا۔ اس نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اس نے اس کی حالت دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا، وہ پاگل نہیں تھی، پر پھر بھی وہ تھوڑی پاگل ہو گئی تھی۔ جابر نے نظر اٹھا کر اس کے لاغر وجود کو دیکھا۔ وہ ان درندوں پر افسوس کر کے رہ گیا۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنی اسکول لائف کی کلاس میٹ کو فون کیا جس کی بہن ڈاکٹر تھی اور اسے ایڈریس سینڈ کر کے ارجنٹ آنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دروازے پر تھیں۔ جابر نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے دونوں بہنیں کھڑی تھیں۔ انہیں اندر آنے کو اس نے کہا اور ان کا بہت شکریہ بھی ادا کیا۔ وہ دونوں اندر لاؤنج میں آئیں تو ایک ٹوٹی بکھری سی لڑکی کو دیکھ کر دونوں نے ایک ساتھ جابر خان کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ جابر کی کلاس فیلو نے اس لڑکی کو تکتے پھر ایک مشکوک سی نظر جابر پر ڈال کر پوچھا، تو جابر ان کو تمام رودات سنانے لگا۔ اب آپ پلیز اس کا چیک اپ کر لیں اور تم میرا ایک کام کر دو پلیز،
اس کے کپڑے خرید کر لا دو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں۔ اس نے اپنی کلاس فیلو کو منت کرتے لہجے میں کہا۔ اوکے جا رہی ہوں میں، لے آتی ہوں، کیا یاد کرو گے میرے اتنے احسان؟ وہ احسان جتاتی نکل گئی تھی اور جابر محض اپنے دانت کچکچا کر رہ گیا۔ میں اس کا چیک اپ کرتی ہوں، تم تھوڑی دیر ادھر روم میں چلے جاؤ، عروسہ نے مسکرا کر کہا۔ جابر اس بات میں سر ہلاتا روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد روم کا دروازہ بجنے کے ساتھ اسے عروسہ کی آواز آئی، آ جاؤ باہر۔ جابر جیسے ہی باہر آیا، عروسہ نے اس کو صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ آرام سے بیٹھا اور اس لڑکی کو ایک نظر دیکھا جو اپنے گھٹنوں پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ دیکھو جابر، اس کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے، پہلی فرصت میں اسے کسی نفسیاتی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اور اس کا بہت خیال رکھو کیونکہ یہ حاملہ ہے، اور سب سے زیادہ ٹینشن کی بات یہ ہے کہ یہ بے حد کمزور ہے، دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ عروسہ نے تمام بات اس کے گوش گزار کی۔ جابر نے دوبارہ اسے دیکھا جو اب سر اٹھائے یکدم عروسہ کے پیروں میں گری تھی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے اپنے گناہوں کی نشانی، اس کو ختم کر دو، مار دو اسے، یا پھر ایسا کرو مجھے مار دو۔ وہ سسکتی ہوئی اس کے قدموں میں ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ جابر نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ رونا بند کرو، ایسے تو نہ کہو، تم گناہ گار نہیں ہو پاگل، گناہ گار تو وہ ہیں جنہوں نے تم پر یہ ظلم ڈھائے۔ عروسہ نے اسے اٹھائے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں مر جاؤں گی خود ہی، دیکھ لینا، اس نے اس کے سینے پر سر ٹکائے سسکتے ہوئے کہا۔ جابر، اسے بہت توجہ اور خیال کی ضرورت ہے، عروسہ نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، جابر نے سنجیدگی سے کہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بیل کی آواز بجنے پر جابر اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے اس کی کلاس فیلو ارشما صاحبہ ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے کھڑی تھیں۔ آگے سے ہٹ یار، تھک گئی ہوں میں، اس نے چڑھ کر کہا اور جابر کو ایک سائڈ پر کرتی اندر داخل ہوئی۔ ہاں کھیت میں ہل چلا کر آئی ہو نا، جبھی تھک گئی۔ جابر بھی طنز کے تیر مار کر ہی رہا۔ احسان فراموش۔ وہ اس کے طنز پر منہ بناتی عروسہ کے پاس جا کر بیٹھی تھی اور حیرت سے اس لڑکی کو تکا تھا جو اس کی بہن کے سینے سے لگی کسی بچے کی طرح بلک رہی تھی۔ بس رونا بند کرو اور اٹھو، چلو شاور لے کر کپڑے چینج کرو۔ عروسہ نے اسے پچکارتے ہوئے اٹھایا تھا، ساتھ خود بھی کھڑی ہوئی تھی۔ چلو آؤ، وہ اسے لیے سامنے بنے روم میں اٹیچ باتھ میں لے گئی اور ارشما اس کے پیچھے پیچھے شاپنگ بیگز لے کر آئی تھی۔ ایک شاپر میں سے شیمپو، باڈی واش نکال کر اس نے اس کے استعمال کے لیے واش روم میں رکھا۔ تم نہا لو، ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، عروسہ نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ کپ کپاتے وجود کو سمیٹ کر اسبات میں سر ہلاتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر نکلی تو عروسہ نے اس کے گرد دوپٹے کو اچھے سے پھیلایا اور اسے بیڈ پر لا بٹھایا۔ اس کے لمبے الجھے بالوں کو عروسہ اور ارشما نے سمیٹا، اچھے سے نفاست سے اس کے بالوں کی چوٹی بنائی۔ اب وہ قدرے بہتر حالت میں تھی، اس کا رنگ بے حد گورا تھا پر سفید رنگت کی سرخیاں غائب تھیں۔ چلو آؤ اب کھانا کھائیں، عروسہ نے محبت سے اسے سینے لگائے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، اس نے اپنی خالی آنکھوں سے انہیں تکا تھا۔ کھانا نہیں کھاؤ گی تو زندہ کیسے رہو گی؟ عروسہ نے اس کا ہاتھ تھامتے نرمی سے پوچھا۔ مجھے جینا ہی نہیں ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عروسہ نے اس کی آنکھوں میں تکتے پوچھا۔ فلک، سرد سی آواز میں جواب آیا تھا۔ بہت ہی پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح، عروسہ نے نرمی سے کہا تھا۔ ہاں بس نصیب ہی پیارے نہیں ہیں میرے، اس نے نم آنکھوں سے اسے تکتے کہا تھا۔ ایسے نہ کہو، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے نصیب کیسے ہیں؟ عروسہ نے اسے ٹوکا تھا۔ دیکھ تو لیے ہیں میں نے اپنے نصیب، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ باہر آؤ اور کھانا کھاؤ، عروسہ نے اسے زبردستی کھڑا کیا اور باہر لے آئی جہاں ڈائننگ ٹیبل پر جابر کھانا لگا رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس کو سنجیدگی سے تکا اور پھر نگاہیں جھکا گیا تھا۔ کھانے کے بعد عروسہ اور ارشما معذرت کرتی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اب اس فلیٹ میں محض جابر تھا اور فلک موجود تھی جو نظریں جھکائے بیٹھی آنسو پی رہی تھی۔ آپ کا نام؟ جابر نے اس کاٹ کھانے والی خاموشی سے اکتا کر پوچھا۔ فلک، نگاہیں ہنوز سفید ٹائلوں والے فرش پر مرکوز تھیں۔ اچھا فلک، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کہیں اور رہنے کا بندوبست کرتا ہوں، کہیں رینٹ پر گھر چیک آؤٹ کر کے آتا ہوں، اس نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا اور گھر کا دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ وہ یکدم اپنے چاروں اور خاموشی چھا جانے پر خوف زدہ سی ہوئی۔ وہی منظر نگاہوں کے گرد گھومنے لگے، کچھ منظر دماغ کے پردے پر چلے تو اس نے خوف سے اٹھنا چاہا پر پیر تو مانو جیسے شل ہو گئے تھے۔ وہ محض اپنی جگہ پر پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ خود کے بچاؤ کے لیے چیخنا چاہا پر زبان سے آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ وجود بالکل بے کل سا ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے تھے، وجود پر لرزہ طاری ہو گیا اور یکدم تمام خوفناک منظر دھندلانے لگے۔
اور اس کی آنکھوں کے آگے سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ وجود یکدم بے جان ہوا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔